तो हम लगातार अपनी बड़ी खबर पर बने हुए हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है। इन सब के बीच हम एक और बड़ी खबर बता दें इस वक्त की राज्यों में लॉकडाउन के चलते कोरोना मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी आई है और आज ये राहत की बात रही कि तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा केस आए हैं। लेकिन ये बीते 2 दिनों में दूसरी बार ऐसा है जब मामूली कमी आई है। ये कमी थोड़ी मामूली है लेकिन थोड़ी राहत वाली है। हालांकि मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है और एक बार फिर से बीते 24 घंटे में 3,449 मरीजों की आधिकारिक रूप से मौत हुई है और देश में अभी 34 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 3,20,000 से ज्यादा मरीज बीते 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं और यह अपने आप में एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है, एक रिकॉर्ड है। बहरहाल लेकिन हम ऑक्सीजन आपूर्ति उसमें आ रही कमी की खबर पर लगातार बने हुए हैं और डॉक्टर भार्गव, राहुल भार्गव जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से मेरे साथ हैं। डॉक्टर भार्गव, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, माफ कीजिएगा ब्रेक से पहले मैं आपके पास आ नहीं पाया, लेकिन सर आपसे यह समझना चाह रहे हैं कि बेसिक जो दिक्कत आ रही है, हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में उसको लाने ले जाने में आ रही है। क्रायोजेनिक जो टैंकर से उसकी भारी कमी है, आयात तो किया जा रहा है लेकिन क्या इसे पूरी तरह से अभी मुकम्मल कर लिया गया है कि इसकी दिक्कत ना हो? हम प्रोडक्शन तो कर लेंगे लेकिन हम उसे अगर ले नहीं जा पाएंगे तो फिर फायदा क्या प्रोडक्शन का? देखिए, सबसे पहली बात नमस्कार, एक सबसे बड़ी बात समझने की प्रॉब्लम है कि जब आंकड़ों की बात होती है तो हम पेपर पे टाइगर की तरह दिखते हैं और जब हम जमीन पे आते हैं तो शायद हम गीदड़ या रैट से जितने हो जाते हैं क्योंकि हम पूरी नहीं कर पा रहे। ये प्रॉब्लम सप्लाई चेन की है, ये प्रॉब्लम एंटीसिपेशन की है, ये प्रॉब्लम फॉरवर्ड प्लानिंग की है। क्या हम 20 तारीख से ज्यादा बेहतर है आज 4 मई को? शायद 5% बेहतर होंगे पर 100% बेहतर नहीं है। जिस प्रकार से हमको एंटीसिपेशन करके चीजों को बढ़ाना चाहिए था, जब केसेस सर्ज हो रहे थे, केसेस सर्ज तो 15 तारीख से हो रहे थे। आपका एपिडेमियोलॉजिस्ट कहां गया जिसने ये बताया कि मई तक कितने होंगे? अभी तक मई में आपके आंकड़े हैं कि 5 लाख से ज्यादा केसेस आएंगे। आज शुक्र है भगवान का कि कम आने लग गए, बट अगर 5 लाख केसेस आएंगे तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी होगी? नहीं, लेकिन जो आंकड़े कम आ रहे हैं डॉक्टर भार्गव, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि टेस्टिंग क्या कम हो रही है या फिर टेस्टिंग पहले जितनी हो रही है? ये एक पॉइंट है। बिल्कुल, अभी मैं उस बात पे आता हूं। जैसे मेरा जैसा अस्पताल है जो 250 बेड का है, जिसमें 70 बेड अस्पताल के लिए कोविड के लिए रिजर्व है, हमने रिक्वायरमेंट अपनी रियल टाइम में ट्रैक करी। जहां पे 2 मेट्रिक टन हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो बढ़ते बढ़ते 30 अप्रैल तक 4 मेट्रिक टन की हो गई। तो क्या देश में रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती थी? पहली चीज, कौन डिसाइड करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ऑन ग्राउंड कौन सी ऐसी कमेटी है जो बताती है कि ये गंगाराम में 600 बेड है, इसमें आज इतनी रिक्वायरमेंट होगी और पूरे देश की, पूरे प्रदेश की कितनी रिक्वायरमेंट होगी? जब दिल्ली कहता है कि मुझे 900 मेट्रिक टन चाहिए, तब आप कहते हैं 450 मेट्रिक टन चाहिए। ये विरोधाभास कैसे? ये डबल का विरोधाभास कैसे हो सकता है? ये फॉरवर्ड प्लानिंग कहां है? सर, ये प्लानिंग प्रोडक्शन की नहीं है। आप प्रोडक्शन के नाम पे कितना भी चीजें बोल दीजिए, आखिरी आदमी को, मैं आपको सच बता रहा हूं साहब भाई, बुरा मत मानिएगा, लोग डरिएगा मत। डॉक्टर को पता होता है जब सप्लाई नहीं आ रही होती तो उसको 6 लीटर की जगह ऑक्सीजन को 2 लीटर पे करना पड़ता है। उसको पता होता है वो दुख, वो आंखों में करुणा, वो तड़प जिसको मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। अब क्या आंकड़ों की बात करते हैं आप? आंकड़े वैसे दिखाइए ना कि हर मरीज को डबल ऑक्सीजन मिल रही है, तब मानेंगे कि आपका 9,000 मेट्रिक टन काफी है। ये सिर्फ आंकड़ों को बार बार न्यूज मीडिया में बोलने से लोग नहीं बचेंगे। लोगों को रियल टाइम में सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, आर्मी को क्यों बुलाना पड़ा? क्योंकि आर्मी सप्लाई चेन को बहुत अच्छे से मैनेज करती है दूर दराज इलाकों में, इसलिए आर्मी को बुलाना पड़ा। हमारे को अब क्या करना चाहिए कि अगले 15 दिन की फॉरवर्ड प्लानिंग करते हुए हर देश में, हर प्रदेश में हर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मंगवानी चाहिए कि एक हफ्ते की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब 10 मई की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 15 मई की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो डॉक्टर भार्गव, आप एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि एक नेशनल प्लान पर काम करना चाहिए, खासतौर पर ऑक्सीजन को लेकर के। बार बार सुप्रीम कोर्ट और तमाम अलग अलग एजेंसीज ये कह रही हैं कि नेशनल प्लान बनाइए। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के एक बड़े प्लान पर काम नहीं हो रहा है, ना सेंटर ने सीधे इस चीज को अपने हाथ में लिया अभी। बिल्कुल, देखिए ये साहब, बिल्कुल एक बात, बिना भेदभाव की राजनीति के अलावा हमको ये समझना चाहिए कि हर इंसान जो देश का है, वो दिल्ली का हो, राजस्थान का हो, महाराष्ट्र का हो, वो देश का आदमी मर रहा है। तो आपको रियल टाइम में ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंटली अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट देखते हुए आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा। जहां पे केसेस कम आ रहे हैं वहां पे कम करनी पड़ेगी रियल टाइम में, रोज के बेसिस पे।
ऐसा नहीं हो सकता कि रोज के बेसिस पे। और अभी 14-10 दिन तक केसेस आपके हॉस्पिटल में रहेंगे, भले ही आंकड़े कम आ जाएं। मैं आज आपके चैनल से बोल रहा हूं 10 दिन तक आंकड़े बढ़ेंगे अस्पतालों में, क्योंकि जो वेव 31 को थी या 29 को थी वो 8 या 9 तारीख को बीमार पड़ेंगे। तो आपको 10 मई 15 मई तक की रिक्वायरमेंट बिल्कुल साफ पता होनी चाहिए। हो सकता है वो 7000 मेट्रिक टन हो, मिसमैच हो सप्लाई में, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां जरूरत ना हो, जहां जरूरत है वहां ना ही पहुंच रही हो। दिल्ली आपके सामने उदाहरण है। देखिए किस प्रकार से ऑन ग्राउंड प्रशासन काम करता है। हरियाणा में गुरुग्राम का इसके लिए आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। सिर्फ बड़े अस्पताल नहीं, हम सिर्फ बड़े अस्पताल तो 20 से 30% लोगों को देख रहे हैं, छोटे अस्पताल कहां जाएंगे। अभी भी छोटे अस्पताल आईएमए के प्रतिनिधि सब लोगों से मिल रहे हैं कि हमारे सिलेंडर भर दीजिए, क्योंकि उनके पास लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। तो अब आगे हेंसफोर्थ हमें यह देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम देश को लिक्विड ऑक्सीजन पे पूरा तरीके से डिपेंडेंट बनाए, प्लांट्स बढ़ाएं, सो दैट ये ऑक्सीजन के जो सिलेंडर की रिक्वायरमेंट्स है और ये मारामारी है ये खत्म हो। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में बड़े अस्पताल जहां पे सारे राजनेता भर्ती हैं उनको तो मिल रही है, बट छोटे कॉमन आदमी जो नर्सिंग होम में जाता है वो कहां जाएगा, इसके बारे में भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो छोटे नर्सिंग होम जिसे हम फैमिली फिजिशियंस कहते हैं, जो आपके केयर टेकर होते हैं, जिन्होंने आपको बचपन से जन्म से लेके पाला पोसा होता है उस डॉक्टर के पास, अगर उसके सबसे पास पहली रीच में, सबसे शॉर्ट टाइम में जो रीच होती है वो इन्हीं नर्सिंग होम्स की होती है कि लोग सबसे पहले यहीं जाते हैं। लेकिन डॉक्टर भार्गव, मुझे लगता है कि आपने बहुत प्रैक्टिकल और बहुत बारीक तरीके से हर एक पहलू पर अपनी बात रखी है। लेकिन इसके साथ में एक पॉइंट और समझना चाहूंगा, फिर उसके बाद डॉक्टर राय मैं आपके पास आऊंगा इसी पॉइंट पर कि ऑक्सीजन प्लांट्स की जो सप्लाई की बात हो रही है, बहुत से हॉस्पिटल्स हम देखते हैं कि वो अपना ऑक्सीजन प्लांट जो है वो ऑपरेट करते हैं, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं नियमों की और कायदों की बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं। इसको लेकर के भी कुछ न्यूट्रलाइज करना चाहिए क्या कि हॉस्पिटल वे अपना प्रोडक्शन कर सके? बिल्कुल, जिस प्रकार की आपदा आई है, हमने देखिए सर ब्राजील से क्या सीखा। बहुत सारी कंट्रीज थी जहां पे ये सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी थी। अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर उठाते हैं पिछले सालों में, इटली में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी थी, ब्राजील में कमी थी। तो हम वर्ल्ड लिटरेचर से क्या सीखते साउथ भाई? अमेरिका में जो हुआ, इटली में जो हुआ, ब्राजील में हुआ, उससे आप सीख के आप बेहतर बनते हैं। पर हमने एक साल में कुछ नहीं सीखा। इस जगहों पे जो बड़े अस्पताल थे, जैसे एम्स है, जो और बड़े अस्पताल थे, उनको सेल्फ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की तरफ अग्रसर करना चाहिए था सरकार को, क्योंकि ब्राजील में सेम प्रॉब्लम आई थी, पेरू में सेम प्रॉब्लम आई थी। तो अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर से जो पुराने एक साल पहले जिन कंट्रीज ने यही सेम गलतियां करी थी, अगर हमसे उससे सीखते तो हम ये गलती दोबारा नहीं करते। ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंट होना, सेल्फ सफिशिएंट होना बड़े अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो है। डॉक्टर भार्गव, बिल्कुल आप कह रहे हैं सही कि हमने क्या अमेरिका से, इटली से सीखा, लेकिन साथ साथ हमारे साथ तो विडंबना यह भी है कि हम लगातार पॉइंट टू पॉइंट हर वक्त पर जब हमें यह बताया जा रहा था, सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट टीम भी बता रही थी कि देखिए सेकेंड वेव इतनी खतरनाक आ रही है, एसबीआई की रिसर्च टीम बता रही थी कि इतनी सेकेंड वेव खतरनाक आ रही है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। रैलियां और रोड शोज किए गए और यहां तक कि अमेरिका यूनिवर्सिटी भी बता रही है, फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं अमित भाई एक बात और, जो 300 टन भर के सामग्री आई है यूएसए से एज अ डोनेशन, वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। वो भी अभी तक स्क्रॉल के हवाले से हम देखा जाए, कल की पब्लिकेशन है, जो अभी भी एयरपोर्ट पे है। तो ये प्रॉब्लम सप्लाई चेन की है। समबडी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं, वो होना जरूरी है। हाँ। डॉक्टर राय, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं चाहूंगा इसी पॉइंट पर आप अपनी बात रखिए। और जो मैंने पूछा सर कि ऑक्सीजन प्लांट्स, तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने ज्यादा एफिशिएंट होते हैं कि वो अपना भी एक ऑक्सीजन प्लांट पूरा डेवलप कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी कमी तो पूरी कर सकते हैं, अपनी जरूरत। इसमें कहीं नियम कायदे और कुछ पेचीदगियां हैं क्या जिसे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है? खालिद साहब, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आपसे सिर्फ इसको दूसरे रूप में कहूंगा। जब आपको 2020 के अंदर ये मालूम था कि सेकंड वेव आएगी और हमको ये दिक्कतें आएंगी, आपके दिल्ली के या मुंबई के बड़े अस्पतालों को आपने जाके चेक क्यों नहीं किया कि आपका ऑक्सीजन प्लांट कहां पर है? आपने उसी वक्त उसको परमिशन देके क्यों नहीं लगवा दिया? आपने उनके ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शन लगा दी, आप ग्रीन ट्रिब्यूनल से परमिशन लाइए, आप वहां से ये लाइए, आप ये लाल फीताशाही आप जरूर कीजिए, हम उससे भगते नहीं हैं, लेकिन जीवन बचाने के लिए लाल फीताशाही को एक तरफ रखना पड़ेगा, तभी हम अपने देश की जनता को बचा पाएंगे। और देखिए, जैसे डॉक्टर भार्गव भी कह रहे हैं,
ना हमने इटली से सीखा, ना हमने ब्राजील से सीखा, ना हमने अमेरिका से सीखा। और हमारे लिए सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ था और हम इस सक्षम भी थे, लेकिन हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल निश्चिंत होकर रहे। हमने सोचा हमारे पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसकी वजह से आज और फरवरी मार्च के महीने से हमको मालूम हो गया था कि सेकेंड वेव बड़ी खतरनाक आ रही है, तब भी हम लोग नहीं उठे और आज की तारीख में फिर वही आ रही है। अच्छा, आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार कह रही है हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सरकार कहती है हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मैं आप ही के माध्यम से पूछता हूं कि आप टेलीविजन के ऊपर ये क्यों दिखा रहे हैं कि बत्रा हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी से मर गए, कर्नाटक के अंदर 135 लोगों की जान चली गई, आप जयपुर कोटन, ये क्या है विरोधाभास? क्यों नहीं, एक सीएम आकर कह रहा है कि हम भीख मांग रहे हैं। अस्पताल कह रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। अभी मैंने दिल्ली के अस्पतालों से डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास 24 घंटे की अभी है। तभी मैंने तारीफ की कि कुछ उन्होंने सिस्टम को ठीक किया है, जो ठीक किया तो मैं उसकी तारीफ भी करूंगा। अभी हमारे डॉक्टर भार्गव कुछ आप इस पे ऐड करना चाह रहे हैं? घंटे की सप्लाई है, आगे इसको मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है, लॉजिस्टिक वालों की जिम्मेदारी है, किसी भी ढंग से क्रायोजेनिक टैंकर की जिम्मेदारी नर्सिंग होम वालों की नहीं है, वो सरकार की है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की है। तो हमको सरकार को इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर भार्गव, खालिद जी और डॉक्टर राय, जब हमें आप सब लोगों ने वॉरियर बना ही दिया है तो वॉरियर के लिए लड़ाई का अस्त्र शस्त्र तो दे दीजिए। बिना ऑक्सीजन के वॉरियर क्या करेगा? मेरा छोटा सा निवेदन है कि फूल पैराडाइज की जगह धरती पे आके देखें कि रियलिटी क्या है। लोगों को कोई शौक नहीं है लाइन में खड़े होकर परेशान होने का या डॉक्टर को रात में ऑक्सीजन सप्लाई कम करने का। आप ऑक्सीजन दीजिए। कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज है ऑक्सीजन। ये आंकड़े 9000 मेट्रिक टन बढ़ा दिया, 10,000 मेट्रिक टन बढ़ा दिया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डॉक्टर भार्गव, हम बात कर रहे हैं कि क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा, ग्राउंड पर हमें एम्यूनिशन नहीं मिल रहा है, लेकिन हम कुछ आंकड़े जब देखते हैं ना तो हमें लगता है कि सरकार बहुत पहले काम कर रही थी। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी डिमांड को लेकर के मैं देखता हूं, जब रिसर्च करता हूं, आंकड़े देखता हूं, पिछले साल की बात आती है कि EG1 करके एक बाकायदा टास्क फोर्स बनाई गई थी। बाकायदा पिछले साल ही प्लानिंग कर ली गई थी कि पूरे देश में 162 प्लांट्स लगाए जाने हैं ऑक्सीजन के, लेकिन हकीकत यह है कि साल भर बाद हम सिर्फ 32 ही लगा पाए। और इसमें दिल्ली सरकार बार बार इस वक्त ऑक्सीजन का रोना रो रही है। 8 प्लांट दिल्ली सरकार को लगाने थे, सिर्फ 1 प्लांट लगा पाई है। सर खालिद जी, हम राफेल खरीद सकते हैं, हम राफेल खरीद सकते हैं, इलेक्शन करा सकते हैं 8 चरणों में। तो क्या हम ये मॉनिटर नहीं कर सकते थे कि 162 ऑक्सीजन प्लांट लगे कि नहीं लगे? इसको फॉरवर्ड प्लानिंग कहते हैं सर, इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। प्लानिंग तो खाली आप कुछ भी कर लीजिए, अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ और लोगों की जान जा रही है तो वो सब जीरो है। मैं इन पर कुछ ग्राउंड पर भी जाऊंगा, कुंदन से भी इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन डॉक्टर राय, इस पर आपका क्या कहना है? 162 प्लांट लगने थे, 32 ही लगे। दिल्ली सरकार तो लगातार देखिए सबसे ज्यादा क्राइसिस की बात, सबसे पहले क्राइसिस की बात आई, लेकिन क्या दिल्ली सरकार ने यह बताया कि उसे 8 प्लांट लगाने थे और 1 ही क्यों लगा पाई? मैं खालिद साहब आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और आपने खुद ही कहा कि टास्क फोर्स ने यह कहा था और मैंने कल ही आपके चैनल के माध्यम से यह कहा था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले साल में अगर सेकंड वेव जब आएगी हमको ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी। इवन हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी ने, हमारे टास्क फोर्स ने गवर्नमेंट की, उसने भी इसको प्रेडिक्ट किया। उसके बाद आप ही कह रहे हैं कि 162 और कितना चाहिए लगे 32, कहां गए 132? और अगर 132 की आपकी कोई अकाउंटेंसी, कोई ऑडिटिंग नहीं है, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्लानिंग सिर्फ कागजों को पढ़ रहा है ना। आप दुनिया को आंकड़े दिखा दिखा के आप खुश कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर हम सही बात है। और हमें कितने सबूत चाहिए, क्योंकि हम लगातार मल्टीपल तरीके से अलग अलग एजेंसीज के तहत, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा हमें लगातार आगाह किया गया, बताया गया, लेकिन कान पर जू नहीं देगी। इसे कहने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि हकीकत यही है कि हम समझने में, भापने में सरकार ने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन कुंदन, अगर हम ऑक्सीजन प्लांट्स, उसकी आज की भारी कमी, अब हम आयात कर रहे हैं, टैंकर्स मंगा रहे हैं, हम लगातार रेडी टू इम्प्लांट फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वक्त जब था, जब हमारे पास मौका था, तब हमने नहीं किया। देखिए सऊद, बीते 1 महीनों में जब से दिल्ली में कोरोना का सर्ज बढ़ा है, कम से कम 15 दिन से
मेरी खुद की स्टोरी केवल ऑक्सीजन रहती है। तमाम ऐसे अच्छे बड़े अस्पतालों से खुद उनके हेड का कॉल आता है और वो बताते हैं, अपील करते हैं, और हम भी न केवल अपने चैनल पे उस खबर को चलाते हैं बल्कि दूसरे चैनल्स को भी पास करते हैं कि एक तरह से प्रशासन पर दबाव बन सके। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमें कई सरकारी अधिकारियों ने भी बताया कि देखिए, इस पूरे गेम में 3 स्टेक प्लेयर हैं। एक केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी और तीसरा बड़े अस्पताल हो गए। बड़े अस्पतालों को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। इस दिल्ली के, इस देश के तमाम ऐसे बड़े अस्पताल हैं जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इक्विपमेंट्स जो कि देश में प्रचलन में नहीं है, दुनिया से इंपोर्ट करती है, बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी डायग्नोसिस। तो मुझे लगता है कि काश एक बड़े अस्पताल भी अगर कोई आगे बढ़ के इन हाउस प्लांट लगाया होता तो कम से कम वो अपनी खुद की परेशानी को दूर कर पाता। सो कुल मिलाकर देखिए, जब लेकिन ये अस्पताल, कुछ ऐसे अस्पताल थे कुंदन जिन्होंने कहा कि हमें नियम कायदे कानूनों ने कहीं ना कहीं बांध दिया है और इतना ज्यादा स्ट्रेंथन है कि हम ऑक्सीजन प्लांट इतनी आसानी से लगा नहीं सकते। इस पर क्या कहेंगे? नियम देखिए, मुझे नहीं, बिल्कुल देखिए सही देखिए, एक मेरी बात बताइए, क्या किसी बड़े अस्पताल ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि वो खुद लगाना चाह रहा है और सरकार की तरफ से क्लियरेंस नहीं हुआ? देखिए, ये भी सवाल उठेगा, क्योंकि ठीक है, लेकिन कुंदन देखिए, आखिरी का मिनट है, इसलिए जल्दी से मैं रिएक्शंस ले लूं डॉक्टर राय और डॉक्टर भार्गव से। डॉक्टर राय, फाइनल कमेंट आपका पूरी स्थिति पर जल्दी से सर, थोड़ा शॉर्ट में। देखिए, मैं आज सिर्फ एक ही बात कहूंगा, देश को इस वक्त महामारी के दौर से कोरोना का इलाज सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई है। सरकार से मेरा निवेदन है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन किया जाए अकाउंटेबिलिटी के साथ, नॉन इंटरप्टेड देंगे तो डॉक्टर लोग भी काम करने को रहेंगे। ठीक है सर। डॉक्टर भार्गव, आपका फाइनल कमेंट उस पॉइंट पर जो कुंदन जिक्र कर रहे हैं। आपने प्लांट लगाइए उसको ठीक है सर। वो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, स्टेट की हो या बड़े अस्पताल की हो, एक बात ध्यान रखिए, जो इन सब में पिस रहा है वो कॉमन इंसान है। सप्लाई चेन को मजबूत करिए, फॉरवर्ड प्लानिंग करके हर एक दिन पुराने दिन से बेहतर हुई है, ताकि हर एक आदमी की जान बचा पाए। कहीं ऐसी नौबत ना आए कि 80 साल और 40 साल में ये चूज करना पड़े कि किसको ले और किसको छोड़ दे। मेरा निवेदन है, कॉमन पब्लिक की तरह सोचिए, कॉमन और हम ये देखते हैं, और ये विडंबना ही है कि एक सूबे के मुख्यमंत्री यहां तक कहते हैं कि एक बुजुर्ग ने बेड नहीं दी और एक युवा की जान बच गई। लेकिन क्या वाकई ये गर्व का विषय है? क्योंकि इस देश में स्थिति यहां तक आ गई है कि एक युवा की जान बचाने के लिए एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुंदन, विनोद और राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड से रियलिटी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।